मित्रों नमस्कार। आइए आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। मतलब वही उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले की बात, जहां पर रेलवे भूमि पर कब्जा हटाने की जो कार्यवाही होनी है वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसके खिलाफ एक अभियान चल निकला है। 4000 से ऊपर परिवार प्रभावित हो रहे हैं और आबादी भी लगभग 45 से 50,000 के बीच में है। हल्द्वानी में एक नए शाहीन बाग को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब सोचिए शाहीन बाग में क्या हो रहा था। शाहीन बाग में सीएए का विरोध हो रहा था। सीएए अभी उसका पूरा ड्राफ्ट, मतलब जो कानून है कि कैसे लागू किया जाएगा, अभी जनता के बीच अब भी नहीं आया है कि उसमें किस तरह के प्राविधान किए जाएंगे। लेकिन जो कानून बनाते समय जो मोटी मोटी बातें हमारे बीच थी और उसको जो कानून पारित किया गया था उसका सीधा सा मतलब यही था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक उन देशों में है जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। और एक शर्त यह भी थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में रह रहे हों। इसमें किसी भी भारतीय नागरिक को परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं था, पर जो एजेंडा चला, जो बहस शुरू की गई, जो वीडियो और फोटो जारी किए गए, उसमें कुछ और ही कहानी चलने लगी। और अब 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तो सरकार को घेरने के लिए और भारत की छवि दुनिया में बदहाल, परेशान, बेकार या एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत सारे मीडिया घराने, टीवी चैनल और कथित उदारवादी और समझदार पत्रकार लग गए हैं। अब महिलाओं और बच्चे जहां भी रोते हुए नजर आते हैं वह वीडियो, फोटो काफी अपीलिंग होता है और इनके दुख दर्द अगर रोते हुए बताए जाएं तो वह दुनिया को काफी आकर्षित करते हैं। तो अब हल्द्वानी में यह सब खेल शुरू हो गया है और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। देखिए शाम तक क्या फैसला आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एकदम क्लियर कोई जजमेंट देके तुरंत मामले को वारा न्यारा नहीं करता है और इसके भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। फिलहाल इस बात को समझने के लिए मैं हल्द्वानी या फिर शाहीन बाग की अभी जो बात करने जा रहा हूं उसमें जिक्र नहीं करूंगा। मैं अपने प्रयागराज, नैनी या इसके आसपास के जो एरिया हैं जहां हम लोग रोज देखते, सुनते और जानते हैं चीजों को, उसके बारे में कुछ बताते हैं। और कमोबेश यह स्थिति पूरे देश में सभी जिलों में या फिर रेलवे लाइन जहां भी है, सड़कें हैं, सरकारी जमीन है, वहां पर यह सब एक जैसा ही खेल होता है। अब आप इसको किस पक्ष से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कौन सा नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, आप किसके समर्थक हैं, किसके विरोधी हैं, इस हिसाब से आप सोचने के लिए आज़ाद हैं और आपको सोचना भी चाहिए। क्योंकि हमारी जो जाति है, धर्म है, पालन पोषण है या फिर अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो उस तरह की आपकी हमारी फ्रेमिंग हो चुकी रहती है। अब कोई कहे मैं निष्पक्ष हूं, यह भी एक बड़ा झूठ है। खैर, आते हैं अपने शहर के बारे में, अपने गली मोहल्ले के बारे में। तो हम नैनी में रहते हैं, आपको नैनी स्टेशन के आसपास की कहानी ही समझ लीजिए, सुनाते हैं। अब 2025 में कुंभ मेला होना है, ठीक। अब 2025 कुंभ 19 में जो अर्ध कुंभ था उसका नाम कुंभ था और 25 का नाम महाकुंभ है। तो बड़ी सरकारी योजनाएं चलाई गई थी जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, आप
अगर 10-12 साल पहले इलाहाबाद में आए थे, मतलब जो अब हमारा प्रयागराज है, अब आइए आप यहाँ की सड़कों और चौराहों को देख के अपने गली मोहल्लों को नहीं पहचान पाएंगे, इतना काम हुआ है। और दर्जन भर फ्लाईओवर शहर में बन गए हैं और महाकुंभ को देखते हुए और भी सारे काम होने हैं। तो नैनी स्टेशन के आसपास के बारे में आपको बता रहे थे। तो जो हमारा नैनी स्टेशन है उसके सामने तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बना रखी हैं और वो पहले टीन के शेड हुआ करते थे। उनसे भी बात करिए तो वो भी सारे लोग जानते हैं कि ये जमीन किसकी है और उनका जो व्यापार है, दुकान है, वो अस्थायी है और जब रेल अपना विस्तार करेगी तो फिर वहां से उन्हें हटना पड़ेगा। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने वहां पर पक्का निर्माण कर लिया है, 1 से 2 मंजिले मकान भी हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा उसके सामने एक 2 मंजिला पुलिस चौकी भी बन गई है काफी पहले से। मतलब कम से कम हम लोग तो 15-20 साल से जानते हैं कि अस्थायी से अस्थायी निर्माण की तरफ वहां पर चीजें आगे बढ़ी हैं। एक मस्जिद भी है, मंदिर भी है, विद्यालय भी है, सब कुछ है। और लोगों को मालूम है, कई बार चिन्हित हुआ है कि यहाँ तक रेलवे की जमीन है। जब सड़क और रेलवे का विस्तार कभी होगा तो ये क्षेत्र तोड़े जाएंगे, लोग जानते हैं, कई बार निशान लगा है। उसके बाद भी लोग रहते हैं, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। अब क्या हो गया खेल? अब मानी हुई बात है, अगर एक छोटे से जगह में भी तोड़ा जाएगा, वो मान लीजिए 100 से 200 मीटर केवल स्टेशन के सामने का हिस्सा लीजिए, तब भी 40-50 ऐसे आवास हैं जो प्रभावित होंगे और उसमें रहने वाले लोग भी प्रभावित होंगे, उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। अब फिर वही कहानी आती है, वहां पर रहने वाले सभी लोगों को पहले से मालूम था कि ये जमीन किसकी है और उनके पास कोई कागज नहीं था और वो हटाए जाएंगे, ये भी मालूम था। फिर कहा जाएगा ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। ये जब भी होगा ये समस्या आएगी। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं इतनी पीढ़ियों से वहां रह रहा था, सही बात है, लेकिन उतनी ही पीढ़ियों से आपको मालूम था कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। इसमें कोई भी आदमी अनजान नहीं था कि ये जमीन उसकी नहीं है। अब इस बार उसकी टेंडरिंग भी हो गई है, कुंभ से पहले यही जनवरी-फरवरी में वहां काम भी लगना है और वो स्टेशन के सामने की दुकानें हटाई ही जानी है। इसी तरह दूसरी सड़कों पर भी सरकारी जमीनें, सबको पता है, कोई उसमें ऐसा नहीं है, वहां भी बिजली कनेक्शन है, राशन कार्ड है, सब है, लेकिन इससे ये जमीन उनकी नहीं हो जाएगी। और ऐसी जितनी भी जगहें होती हैं वहां पर रहने वालों को ये बात मालूम होती है। अब जैसी व्यवस्था चलती रहती है, शासन प्रशासन से जुड़े लोग और हम लोग भी ले दे के जो चीजें चलती रहती हैं। अभी हमारे करछना तहसील का आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बहुत ही अच्छे एसडीएम आए, यहाँ पर मैं आपको किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेते ही जात, धर्म और बाकी चीजें भी आ जाती हैं। एक अच्छे एसडीएम आए जो काफी जागरूक थे, आईएएस ट्रेनी थे। तो करछना क्षेत्र में तहसील के आसपास सड़कों पर वैसे ही अतिक्रमण था, वही फिर सारी कहानी आ जाएगी। तालाबों पे कब्जा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शुरू शुरू में जब इस तरह के काम होते हैं तो काफी विरोध होता है, लेकिन क्योंकि ये जनता का ही काम है और आगे जनता का हित इससे सधता है तो थोड़ी कड़वी दवाई की आदत पड़ जाती है और जनता भी उसे स्वीकार करने लगती है। फिर ढेर सारे अतिक्रमण हटाए गए और उसका कोई विरोध नहीं हुआ। हमारे प्रयागराज में भी सड़कों किनारे ढेर सारे मंदिर, मजार हुआ करते थे। सरकार ने बिना भेदभाव के सबको हटाया। अब आप इसकी गणना करेंगे तो जो लोग ज्यादा अतिक्रमण कर रखे थे वही लोग तो हटाए जाएंगे, तो जो लोग सड़क किनारे सड़कों पर कब्जा कर रखे थे वो हटाए जाएंगे। तो हो सकता है किसी जात या समुदाय विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा होगी और होती भी है। अभी हमारे प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ी मजार है और एक मंदिर भी है, दोनों को हटाया जाना चाहिए और क्यों नहीं हटना चाहिए, उसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।
क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उनकी मान्यताओं और पूजा पद्धतियों से जुड़े लोगों को भी दिक्कत न हो। तो भाई आप स्टेशन और प्लेटफार्म पर और सड़क किनारे ही क्यों करना चाहते हैं पूजा? कहीं और बना लीजिए, अपनी निजी संपत्ति में खूब सारा निर्माण करिए, क्या हर्ज है। तो हमारे शहर की सफाई हुई और सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, पर ऐसा नहीं है कि अभी अतिक्रमण मुक्त तो सब हो गया है। अब भी यह काम लगातार होते रहना चाहिए और निरंतर सख्ती की जरूरत है। और समस्या कब होती है? जब इस तरह का अतिक्रमण करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है और उनकी संख्या इस हद तक हो जाए कि वो निर्णायक वोट बैंक हो जाएं, तब समस्या और बढ़ जाती है। आप किसी भी जाति समुदाय के हो सकते हैं और आप ये वाला भी एंगल देख सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी सच्चाई है। ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती है। अब जैसे नैनी स्टेशन का अगर जो आपको उदाहरण बता रहे हैं, ये बहुत पहले से लोग वहां पे रह रहे हैं। अगर आप बात करेंगे तो बाप दादाओं का ही एग्जाम्पल आएगा। वहाँ छोटी सी दुकान उन्होंने डाली, फिर दुकानें बड़ी होती गई, उन्होंने अलग जगह प्रॉपर्टी भी ले रखी है, उनको मालूम है कि ये छोड़ना पड़ेगा। अब नैनी का ही एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। हमारा जो सेंट्रल जेल है, इसके सामने काफ़ी चौड़ी सड़क है। अभी कुछ महीनों पहले से या 1-2 साल से कह लीजिए कि उस सड़क किनारे नैनी जेल की जो बाउंड्री है सेंट्रल जेल की, कुछ लोगों ने दुकानें लगानी शुरू की। ऐसे ही टेम्परोरी खिलौने की दुकानें, कभी कंबल बेचना, सब्जियां लगाना, पंचर बनाने की दुकानें और भी बहुत सारी दोनों साइड। और कुछ समय पहले तक वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ इकट्ठा होने लगा। अब सोचिए नैनी सेंट्रल जेल है और वहाँ पर ये चीज़ें शुरू हो गई। अभी कुछ समय पहले उनको हटाया गया और काफ़ी लोग इससे नाराज भी हुए कि बेचारे काम धंधा कर रहे थे। अरे भाई, वो नैनी सेंट्रल जेल के अगल बगल ये एक्टिविटी हो रही है। फिर वहाँ अस्थायी निर्माण शुरू हो गया था, उसे हटा दिया गया। फिर अस्थायी से थोड़ा अस्थायी होता, फिर पूर्ण अस्थायी होता, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी होने ही लग जाती हैं और उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता। अब आदमी जहाँ रहेगा तो उसका घर परिवार भी रहेगा, बच्चे रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, फिर बाकी ज़रूरतें और समस्याएं और चीज़ें भी वहाँ जुड़ेंगी और उसके सारे पक्ष आते जाएंगे। लेकिन जो समस्या के मूल में है कि धीरे धीरे उस सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है और जैसे ही संख्या बल एक निर्णायक संख्या में आ जाती है, फिर उसको राजनीतिक संरक्षण भी हासिल होने लग जाता है। फिर पूरी बात जाने बिना फिर वही भावुक करने वाले वीडियो, फोटो और एक अच्छा डायरेक्टर एक छोटे से सामान्य से एवरेज कैमरे के साथ भी एक अपीलिंग फोटो वीडियो बना लेता है। भाई, पुनर्वास होना चाहिए, उनको पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, इस पे काम किया जा सकता है। पर सरकारी भूमि पर कब्जा किए रहें, इस बात की तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। वो चाहे प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हल्द्वानी हो या कोई और शहर हो, इस बात की अनुमति किसी भी आदमी को किसी भी जगह पर नहीं मिलनी चाहिए। और जितने भी रेल लाइनें हैं आप देखिए तो उसके आसपास धीरे धीरे अतिक्रमण होना शुरू ही हो जाता है। इसी तरह जो सड़कें हैं वहाँ का भी हाल यही है। आप किसी भी बाजार में पहुँच जाइए तो दुकान से ज़्यादा सामान लोग सड़क किनारे लगाए रखते हैं। दुकान के सामने ही इतना सारा सामान निकाल के रख देते हैं कि एक 40 से 60 फीट की सड़क 15 से 20 फीट की हो जाती है। छोटे शहरों में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अजीब सा कल्चर बना रखा है लोगों ने। मतलब सड़क पर जब तक नहीं दुकान आएगी तब तक जैसे उनकी कोई बिक्री होगी ही नहीं। अगर आप सच में हल्द्वानी के लोगों की मदद करना चाहते हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं, सक्षम हैं, तो कुछ बड़ी आवासीय योजनाओं की भी घोषणा करिए। निजी फंडिंग कर सकते हैं आप, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बाहर से भी पैसा आता है, तो कुछ बड़े टाउनशिप प्लान करिए। और वो एक दिन में थोड़ी हो सकता है, लेकिन सरकारी भूमि पर अवैध जो भी कब्जे हैं और खासतौर पर रेलवे और सड़क किनारे जो भूमि रहती है वो उनके विस्तार
के लिए ही रहती है और कुछ सालों में उसकी ज़रूरत पड़ती ही है, जिससे बचा नहीं जा सकता है। और उसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि हमें समय के साथ नए संसाधनों की ज़रूरत होती है। रेलवे और सड़क की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर ट्रैफिक बढ़ रहा है। और साधन और रोजगार कहाँ से आएगा? वो जब तक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा वो नहीं आएगा। और फिर सरकारी भूमि है तो फिर हमारा तो किसी प्रकार से उस पर हक बनता ही नहीं है। अगर आपकी कोई निजी संपत्ति हो, लोगों की मदद करना चाहते हैं, बड़ी आवासीय योजनाएं बनाइए, उसमें लोगों को रिहैबिलिटेट करिए, बहुत अच्छा होगा और आप और अच्छा पुण्य कमाएंगे और ज़्यादा जागरूक और भावुक साबित होंगे। अब बेवजह का ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हल्द्वानी में जो नाटक हो रहा है, अब ये थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं लग सकता है, मगर ये 2024 तक सरकार को घेरे रहने की तैयारी जैसा लगता है। शाहीन बाग में भी यही हो रहा था। अनावश्यक इस बात की क्या जरूरत है? अगर आप सरकार से असहमत हैं, बिल्कुल होइए, चुनाव लड़िए, सरकार को हराइए, बाहर करिए, किसी और पार्टी और व्यक्ति को चुन लीजिए, क्योंकि यह अवसर हमें हर 5 साल पे मिलता है। अब क्योंकि हमारी विचारधारा और हम जैसा सोचते हैं, समझते हैं, उससे सहमत व्यक्ति सत्ता में नहीं आया, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि हर महीने चुनाव होता रहेगा और हर महीने आप आंदोलन करते रहेंगे। लोकतंत्र की विशेषता यही होती है कि हम जिससे असहमत हैं, नाराज हैं, अगर वह भी चुना जाता है तो भी हमारा प्रतिनिधि माना जाएगा। अब कोई भी सीएम हो, पीएम हो, अगर वह चुन के आया है तो लोकतंत्र में जनता के मत का, उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि का हमें सम्मान करना होगा और उसे हमें अपना लीडर मानना पड़ेगा और 5 साल तक हमें इंतजार करना चाहिए। अच्छा सोचिए, हर 2-2.5 साल पर चुनाव होने लगे, उसके बाद भी आपके हिसाब से अगर व्यक्ति न चुना जाए तो क्या करेंगे आप? हमें बर्दाश्त करना होगा। लोकतंत्र में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सत्ता में, उत्तर प्रदेश में योगी है, मतलब भाजपा की सरकार है और बहुत सारे लोग भाजपा की सरकार और नीतियों से असहमत हैं। होना चाहिए, पर आप यदि जनता के बीच में काम नहीं कर रहे हैं और बीजेपी को हराने के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। इसके लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपनी बात को सही ढंग से कहना पड़ेगा। अब आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में आप जो बीजेपी का वोट है उसको और मजबूत करते हैं, जबकि आपको करना कुछ नहीं है, जनता के बीच रहना है। देखिए, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, साफ सफाई, स्वास्थ्य, ये सब चीजें दुनिया में आप कितनी भी अच्छी सरकार हो, कितने भी विकसित देश हो, इन समस्याओं से कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। खास तौर पर विकासशील देश में बेरोजगारी और महंगाई हमेशा मुद्दा रहता है। हम जब से आजाद हुए हैं और आगे भी ये हमेशा मुद्दा रहेगा, क्योंकि महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकती और बेरोजगारी कभी दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये रहना ही रहना है। हमारी आबादी और हमारे संसाधन के बीच में अगर सही अनुपात नहीं होगा तो ये समस्या रहेगी। और किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए अगर सिर्फ यही 2 मुद्दे पकड़ ले, वह किसी धर्म जात की बात न करे, महंगाई और बेरोजगारी, और नवयुवकों से कनेक्ट होना सीख ले, तो वह किसी भी पार्टी को सत्ता से हटा सकती है। और फिर जिसे आपने हटाया है, अगली बार आपको हटाने के लिए उसे भी यही मुद्दा उठाना हो तो आप भी हट जाएंगे, क्योंकि इन 2 मोर्चों पर कोई भी पार्टी सफल नहीं हो सकती है। महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसी चीजें हैं कि विकासशील देश में ये सदा मुद्दा रहेंगे। अच्छा, आप देखिए, जैसे बीजेपी से लड़ने में जो विरोधी दल हैं उनका शीर्ष नेतृत्व नाकाम क्यों है? मतलब कांग्रेस को ले लीजिए, या फिर जैसे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्य में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में थोड़ा सोच कर देखिए। तो जो लीडर होता है, जो पार्टी का नेता होता है, जिसे जनता को लीड करना है, उसकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं? संवाद होता है, कि वह जनता से कैसे संवाद करता है और सीधे जनता से जुड़ जाता है।
तो हमारा जो नेतृत्व है विपक्ष का, इसकी बेहद कमी है, ये सच्चाई है। अगर वो कहे उसके मीडिया कवरेज कम है, उसके पास संसाधन कम है, या और भी जिन चीज़ों का रोना रोया जाता है, तो यह बकवास है। आप सोचिए, यहाँ कोई भी बढ़िया से बोलने वाला 10 मिनट में, 15 मिनट में वायरल हो जाता है और उसको करोड़ों व्यू मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे नेता हैं, जाति धार्मिक आधार पर समर्थन भी आपके पास है, उसके बाद भी आपके पास शब्द नहीं है, आपको बोलना नहीं आता, आपको जुड़ना नहीं आता, तो यकीन मानिए आप कभी नहीं जुड़ पाएंगे। और जब आपको बोलना ही नहीं आता तो फिर नेता किस बात के? आप सिर्फ गाली गलौज कर रहे हो, सामने वाले की कमियां गिना रहे हो, ये भूल जाइए। आपको कैसे जुड़ना है, आपके पास कौन सा विजन है, आप समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब आप नवयुवकों को कैसे रोजगार दें। कहिए मैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 3 करोड़ रोजगार दे दूंगा, नहीं दे पाओगे भाई। आपको बताना है कि ये कैसे होगा। देखिए आप पे जनता क्यों नहीं भरोसा करेगी, बस आपकी बात में ईमानदारी, सच्चाई होनी चाहिए, वो नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब स्थानीय दलों को लीजिए, जिन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। अभी जो जिन क्षेत्रीय दलों के संस्थापक लोग, जो नेता थे, वो नीचे से ऊपर आए थे। फिर क्षेत्रीय दलों के साथ समस्या ये होती है, जो भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो वंशवादी हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो नेचुरल लीडरशिप रहता है उसे खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनके पुत्र और पुत्रियां ही सत्ता शीर्ष पर रहेंगी। ऐसे में जो नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी वाले लोग रहते हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अब कांग्रेस को ही लीजिए, तो कांग्रेस के पराभव का मूल कारण यही है। अब आप किसी की योग्यता और क्षमता पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि अगर आप जनता में चर्चा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये भी उठेगा और उसे स्वीकार करना चाहिए। अब पता चलता है समर्थक और विरोधी कि मैं हर बात का समर्थन ही करूंगा क्योंकि मेरी जात ये है, मेरा धर्म ये है, तब उसका कोई इलाज नहीं है। सोचिए स्थानीय दल जो हैं उनका जो लीडरशिप है उनमें कितनी प्रतिभा है, उनको भाषा पर, अपनी जो भाषा जिस राज्य के हैं वो, उस पर कितना अधिकार है, वो कैसे संवाद करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। अगर वो सही नहीं होगा तो कैसे चुनाव जीतेंगे। फिर हमारा देश, जहां जाति और धार्मिक समूहों की कोई कमी नहीं है और आप किसी एक समूह तक ही जब सीमित हो जाते हैं तो आप कोई नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। और वह समूह भी यदि आपकी व्यक्तिगत जाति हो तो वह आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसी जाति भर के वोट से आप कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको उसको तोड़ना होगा, आपको सभी समूहों का समर्थन हासिल करना होगा। अब यूपी बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ यही दिक्कत है कि वो कितना बड़ा पैक्ट जाति समूहों का बना पाते हैं, वही सफलता का कारण बनेगा। तो जो लीडरशिप की डेफिसिट है ये बड़ी समस्या है। अब क्योंकि ये जो स्थानीय दल होते हैं या राजनीतिक दल जब एक प्राइवेट परिवार लिमिटेड जैसे हो जाते हैं तो वहां पर नेतृत्व का अभाव धीरे धीरे आ ही जाता है, क्योंकि वो कंपनी फलाने की है और उसके मालिक हैं वो, न कि वो चुने हुए नेता हैं। और उनकी प्रतिभा भी यही है कि वो किसके पुत्र और पुत्री हैं, तो समस्या आएगी। तो मेन काम ये है कि आपके पास विजन हो, दर्शन हो कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जब तक ये नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर इसी के साथ अभी की बात को विराम दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।